स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली आज निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा जो बजट है 2024-25 का वो पेश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन के पहले का बजट है, इसलिए ये इंटरिम बजट है। जो फुल बजट होने वाला है वो एक्चुअली इलेक्शन के बाद जब नई सरकार बनेगी उनके द्वारा लाया जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके पीछे की जो चीजें चलती है ना, बजट के नंबर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, मैथ्स क्या है। मतलब कि आपने देखा होगा सरकार जो है, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट स्पीच में कई सारे नंबर्स बोलती हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट का नंबर हो गया, एक्सपेंडिचर का नंबर हो गया। तो ये सारे नंबर्स तय कैसे किए जाते हैं, क्योंकि जो बजट होता है वो किसके लिए होता है, वो आगे आने वाले समय के लिए होता है, 2024-25 के लिए, अगले साल के लिए होगा, फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इसमें बजट का जो नंबर है वो कैसे प्रिपेयर होता है और साथ साथ अभी प्रेजेंट में क्या होने वाला है, फिस्कल डेफिसिट और अलग अलग जो आंकड़े हैं उसमें क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं रिलेटेड टू यूपीएससी, मतलब ऐसा बैच जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी आप सिंगल बैच में कर पाएंगे अगर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट किया जाता है ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ सको। टेस्ट सीरीज होता है, लाइव क्लासेस होते हैं सारे, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें लेने की आवश्यकता ना पड़े। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उनका दूसरा टर्म चल रहा है, आपको पता ही होगा, और दूसरे टर्म का ये आखिरी बजट होने वाला है, फाइनल बजट, और ये इंटरिम बजट होगा। मतलब कि इलेक्शंस का जो के तक का जो पूरा खर्चा है, मतलब कि अभी तो क्या है कि जो नई सरकार बनेगी तो मई में रिजल्ट आएगा, तो जून से लेकर जो है नई सरकार काम करेगी, तो वो तो जो बजट होता है फुल बजट वो आपका जुलाई में पेश किया जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन उसके पहले जो अभी तक का खर्चा लगेगा वो कहां से आएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो इंटरिम बजट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि यहां पर इसके पीछे का मैथ्स क्या है, मतलब कि जो बजट के नंबर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कहां से सरकार तय करती है कि हम इतना खर्चा करने वाले हैं या फिर इस स्कीम पर यह खर्चा होगा, क्या चीजें होंगी। तो उसके पीछे का जो मैथ्स है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, वो होता है नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा। ध्यान से सुनिएगा, जो नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा है ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसके आधार पर तय होता है कि बाकी के नंबर्स क्या होंगे। जैसे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, देखो यहां पर आपने सुना होगा रियल जीडीपी के बारे में और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी तो क्या होता है कि अभी इस साल जो रेट चल रहा है, जो प्राइसेस चल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके आधार पर हमारी जीडीपी कितनी है। जीडीपी तो आप सबको पता होगा ना, हमारे देश में एक साल के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। मान लो मैं कहता हूं कि 1000 रुपए के वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, होने को तो बहुत है, लाखों करोड़ों में आंकड़ा है, लेकिन ये 1000 रुपए क्या बन गया, ये हमारा जीडीपी बन गया, राइट। लेकिन क्या होता है कि ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया, जैसे मैं कह रहा हूं कि पेन है इस समय 5 रुपए का, ठीक है, और कॉपी है, बुक्स है मान लो 10 रुपए की, ये करंट प्राइस है, तो उसके आधार पर अगर जीडीपी निकलता है तो वो आपको 1000 रुपए आ रहा है। लेकिन अगर आप 2011-12 का बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके करेंगे, जैसे 2011-12 में कहता हूं कि पेन का प्राइस था 3 रुपए और बुक्स का प्राइस था 7 रुपए, तो उसके आधार पर जो जीडीपी निकलेगी वो कम होगी, तो 1000 रुपए से कम होगी, मान लो 700 होगी, ठीक है। तो ये 700 क्या है, ये रियल जीडीपी हो गया, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या है, 1000 रुपए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या होता है कि जो नॉमिनल जीडीपी वाला जो मैंने आपको बताया, ये 1000 रुपए वाला आंकड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसी के बेसिस पर तय किया जाता है कि बाकी के नंबर्स क्या होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्स रेवेन्यू, यहां पर जीडीपी के आधार पर ही सरकार अनुमान लगाती है कि 2024-25 में हमारा टैक्स रेवेन्यू इतना होने वाला है। मतलब कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि 2023-24 में सरकार के पास टैक्स 500 करोड़ रुपए का आया, लेकिन जीडीपी मान लो अगर बढ़ रही है, जीडीपी मान लो बढ़ रही है 7% के हिसाब से, तो उस हिसाब से सरकार को अंदाजा हो जाता है, नॉमिनल जीडीपी अगर हमारी 7% से बढ़ रही है तो सरकार को अनुमान हो जाता है कि इस बार 100 करोड़ और टैक्स आएंगे, तो इस बार जो टोटल टैक्स है वो हो सकता है 600 करोड़ आएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, मान लो अगर सरकार जब तक ये आंकड़ा नहीं निकालेगी कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि 600 करोड़ आएगा,
उसी हिसाब से सरकार खर्च करेगी। मान लो सरकार कहेगी हम 2000 करोड़ खर्च करेंगे और आ रहा है सरकार के पास सिर्फ 600 करोड़, तो कहां से हो पाएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर अलग अलग आंकड़े को निकाला जाए। तो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकालना, उसके बाद सरकार निकालती है कि रेवेन्यू कितना आएगा सरकार के बाद। जब रेवेन्यू निकल जाता है फिर उसके बाद सरकार तय करती है कि उसको खर्च कितना करना है, एक्सपेंडिचर कितना करना है। अब आपको पता ही होगा कि हर बजट में जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से हमेशा ज्यादा होता है। स्पेशली भारत के केस में अगर आप देखोगे, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें इसकी जरूरत भी है। जैसे मान लो सरकार का रेवेन्यू आया 500 करोड़, जैसा मैंने आपको बताया, और सरकार खर्च कर रही है 700 करोड़ रुपए, तो ये जो 200 करोड़ है ये क्या बन जाता है, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ये बन जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट। तो ये ध्यान में रखिएगा कि उसी हिसाब से फिर फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी, मैं वापस से कह रहा हूं, उसके बाद सरकार रेवेन्यू कितना आएगा वो तय करती है और उसके आधार पर सरकार बनाती है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, और जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल गया तो उस हिसाब से हमारा फिस्कल डेफिसिट का भी आंकड़ा मिल जाता है। अब हम आते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में कितना होने वाला है और कितना सरकार ने सोचा था। देखो अब इससे आपको और क्लैरिटी आएगी और बड़ा मजा आने वाला है। देखो 2023-24 में पिछले साल वाला जो बजट आया था, इसमें सरकार ने एम किया था कि हम फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी पर ले आएंगे। 5.9% ऐसा सरकार ने अनुमान लगाया था। लेकिन सरकार ने यह भी अनुमान लगाया था कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो 10.5% होने वाला है। ठीक है, सरकार ने अनुमान लगाया 10.5% नॉमिनल जीडीपी होने वाला है और उसके आधार पर सरकार ने कहा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.9% होगा। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है अगर आप देखोगे तो वो एक्चुअल में कितना अभी इस बार हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ 8.9%। और ये मैंने आंकड़ा बताया भी था आपको, अगर आप मेरे इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स अगर आप ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया था 5 जनवरी को, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है उसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं। तो उसमें बताया गया है कि एक्चुअली जो नॉमिनल जीडीपी है सरकार ने सोचा था 10.5% होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, ये एक्चुअली होने वाला है लगभग 8.9%। तो अब क्या होता है कि मान लो अगर आपका नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा गड़बड़ हुआ, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, उसी के आधार पर बाकी के नंबर्स तय किए जाते हैं। तो क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हमारा यहां पर खराब हो गया, इसी की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमने सोचा था सिर्फ 5.9% होगा, वो एक्चुअल में उतना नहीं होगा, वो एक्चुअली बढ़ जाएगा। ये करीब 6% के आसपास हो सकता है। आ रहा है समझ में कैसे चीजों को रिलेट करना है। इनफैक्ट ये अगेन आप देख सकते हो नॉमिनल जीडीपी, ये जो लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था, सरकार ने क्या सोचा था। जैसे कि 2022-23 का आप आंकड़ा देखिए, 2022-23 में सरकार ने सोचा था कि नॉमिनल जीडीपी करीब 11% के आसपास होगी, लेकिन एक्चुअल हुई कितनी, ये हुई लगभग 16% के आसपास। ठीक है, लेकिन इस बार आप देखिए सरकार ने सोचा था 10% के आसपास हमारी नॉमिनल जीडीपी होगी, लेकिन एक्चुअली होने कितने जा रही है, 8.9% के आसपास। मतलब इस बार नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली कम हो गई, और इसीलिए यहां पर क्या हुआ है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है वो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर टैक्स कलेक्शन को लेकर क्या, फिस्कल डेफिसिट के बाद जो दूसरा बड़ा नंबर होता है वो होता है टैक्स कलेक्शन। सरकार को रेवेन्यू कितना आ रहा है, और इसमें काफी रिलीफ है। भले ही हमारा नॉमिनल जीडीपी गड़बड़ हुआ यहां पर, लेकिन टैक्स कलेक्शन अगर आप देखोगे तो तीसरी साल लगातार बहुत मजबूती की तरफ से हम कलेक्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये तो कोविड का टाइम था जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन उतना नहीं हो पाया, लेकिन अचानक से देखिए कोविड के जस्ट बाद 33% का जंप आया टैक्स कलेक्शन में। फिर 2022-23 में 12.3% का जंप आया, और जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 का, इसमें 14.7% का जंप आया। मतलब कि सरकार के पास अच्छा खासा टैक्स आ रहा है। तो एक्चुअली देखो अब हुआ क्या यहां पर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत खराब हो सकता था। ये हो सकता था 7% तक चला जाए, लेकिन क्योंकि हमने अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट कर दिया, इसलिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो उतना खराब नहीं होगा। मैंने आपको बोला ना कि ये 5.9% हम सोच के रखे थे, जो कि 7% पर जा सकता था क्योंकि नॉमिनल जीडीपी गड़बड़ाया, लेकिन टैक्स कलेक्शन अच्छा होने की वजह से अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6% के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सरकार बहुत सारी चीजों पर खर्च करती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है खर्च करने के आंकड़े, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो अगर सरकार किसी को सैलरी दे रही है, किसी को पेंशन दे रही है, तो क्या सरकार को उससे कुछ ऐसा रिटर्न आना है फ्यूचर में? नहीं आना।
सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने काम किया, सरकार ने सैलरी दे दी, पेंशन है, जो रिटायर होगा उनको पेंशन दे दिया, तो सरकार को कुछ इससे फ्यूचर में लाभ होना है, नहीं होना है। लेकिन अगर सरकार मान लो रोड्स बनवाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, उससे टोल कलेक्ट होता है, तो वो तो एसेट हो गया, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मान लो सरकार कोई नई कंपनी को एक्वायर करी है, वो सरकारी कंपनी, ठीक है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि वो एसेट हो रहा है, राइट। तो इसका जो आंकड़ा है मैं आपको बता दूं, 10 ट्रिलियन रुपी का मतलब होता है 10 लाख करोड़। तो सरकार ने सोचा था 2023-24 में, जो पिछला वाला बजट आया था, कि 2023-24 में हम 10 लाख करोड़ के आसपास खर्च करेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, जो पहला हाफ था ना 2023-24 का, फर्स्ट 6 मंथ्स था, उसमें तो अच्छा खासा सरकार ने खर्च किया, लगभग 49-50% जो है सरकार ने 10 लाख करोड़ का मतलब 5 लाख करोड़ सरकार ने खर्च कर लिए। लेकिन अक्टूबर नवंबर में सरकार उतना खर्च नहीं की कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको क्या बोला, सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज होती है, ये देश के निर्माण को दिखाता है, इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, ये बेटर होता है। तो यहां पर क्या हुआ है, इसकी वजह से जो सरकार ने सोचा था कि हम 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, वो एक्चुअल में 10 लाख करोड़ नहीं होगा, वो एक्चुअली 9.5 लाख करोड़ ही सरकार खर्च कर पाएगी। तो ये एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा नीचे चला गया है, यहां पर ये चीज ध्यान रखना है। और बताया जा रहा है कि ये जो बजट आज निर्मला सीतारमण जी अनाउंस करेंगी, उसमें यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ 10.2 लाख करोड़ तक का ही अनुमान लगाया जाएगा कि सरकार ये खर्च करने वाली है, 9.5 लाख करोड़ से 10.2 लाख करोड़ के आसपास। फिर इसके अलावा यहां पर आपको पता होगा वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, सरकार कई सारे वेलफेयर स्कीम्स निकालती है। देखो इस बार तो इंटरिम बजट है, आप सबको पता है कि कोई बहुत बड़ा वेलफेयर स्कीम्स के अनाउंसमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना होता है कि जब नई सरकार चुनकर आएगी तो उसके बाद यहां पर जो बड़े बड़े स्कीम्स आपको अनाउंस करने हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पिछले साल ही सरकार ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स अनाउंस किए थे, जैसे कि जो फ्री फूड ग्रेन का प्रोग्राम है जो कोविड में लाया गया था, उसको सरकार ने अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो उसमें सरकार का अच्छा खासा खर्च होने वाला है। फिर इसके साथ साथ सरकार इस समय एलपीजी के ऊपर भी सब्सिडी दे रही है। सरकार ने शायद सोचा नहीं था कि और ज्यादा सब्सिडी लगेगा, लेकिन यहां पर सरकार का 90-100 करोड़ रुपीस और ज्यादा सब्सिडी लग रहा है। तो ओवरऑल क्या हुआ है, यहां पर जो सरकार का फूड सब्सिडी और ओवरऑल जो सब्सिडी लग रहा है वो 2 लाख करोड़ ऊपर से लग जा रहा है। तो ये थोड़ा सा सरकार के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है यहां पर, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, जो पीछे की गणित होती है, मैथ्स होता है बजट को लेकर, कैसे बजट का जो नंबर अल्टीमेटली आता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस कौन सा है वो याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस बजट? इनमें से परफॉर्मेंस बजट से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।